नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेंस। और आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। ये हो जाती है उत्तर प्रदेश स्पेशल की। उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा जीके आपको मिल जाता है इसी वीडियो में, और कोशिश करेंगे हम काफ़ी छोटी वीडियो बनाएं। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, और एक एक चीज़ को हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जो जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज पूछ ली जाती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल की। और हमारा जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, राज्य की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य को। तो ये राज्य हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये राज्य हो जाता है। इसकी राजधानी सभी जानते हैं, लखनऊ इसकी राजधानी हो जाती है। और इसका गठन ये कई बार आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर पूछ लिया जाता है। गठन इसका हो जाता है आपका 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हो जाता है। क्षेत्रफल भी कई बार आपकी परीक्षाओं में एज इट इज पूछ लिया जाता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 नवंबर 1956 गठन आपसे पूछा जाएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जाएगा। जिले तो आप जानते ही हैं, 75 जिले हैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो सभी जानते हैं। संभाग 4 हो जाते हैं और मंडल 20 में जो है आपके 18 हो जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो आपका जनसंख्या है। तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, ये 2011 के अनुसार जो है जनसंख्या है 19,98,12,341। ये 2011 के अनुसार है। यहाँ आप देख सकते हैं 2011 के अनुसार जो है ये जनसंख्या इसकी हो जाती है। और यहाँ भी दिखाया गया है जनसंख्या जो है 25 करोड़ से अधिक। 2023 में यूपी की जनसंख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो अब हो गई है 25 करोड़ से अधिक। ठीक है, 25 करोड़ से अब ये अधिक हो गई है 2023 में। ठीक है, और अब सिर्फ 3 देश यूपी से आगे हैं। ऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो केवल 3 देश यूपी से आगे, बाकी चौथे नंबर पर आपका यूपी आ जाता है। अगर यूपी देश होता तो 4 नंबर पर आपको देखने को मिल जाता यूपी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है जो मैप है। मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिस तरह से ये आपको नॉर्थ और साउथ में आपकी किस किस से सीमाएँ लगी हुई हैं, कौन सी जो है इंटरनेशनल कंट्री लगी हुई है आपकी उत्तर प्रदेश से, और पूरब में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, किस किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके क्या क्या बन जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका ये बनता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश की वो किस देश से टच होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री केवल एक ही देश है हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री पे, और वो हो जाता है आपका नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये सीमा आपकी, ये पूरा नेपाल हो जाता है। नेपाल की सीमा टच हो रही है। आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है कंट्री हो जाती है जिससे हमारे यूपी की सीमा लगी हुई है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन अगर डीप करके पूछेगा तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा कौन सी सीमा नेपाल से नहीं लगी हुई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा 8 राज्यों से आपकी सीमा लगी हुई है। 8 राज्य हो जाते हैं और एक हो जाती है आपकी यूटी। ठीक है, एक यूटी हो जाती है, 8 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है किस किस तरह से हो जाते हैं। तो यूपी का मैप कुछ इस तरह से है। तो 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं में आप 2-2 जो है राज्यों को ले जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है याद करने की। 2 ऊपर के हो जाते हैं जो आपका उत्तर की तरफ के हैं। तो उत्तर की तरफ के आपके सबसे पहले आपका हिमाचल आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। और इसके बाद आपकी लगी हुई है उत्तराखंड की। ठीक है, 2 राज्य आपके उत्तर में लगे हुए हैं। 2 देख लेते हैं जो हमारे लगे हुए हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में एक आपका आ जाता है हरियाणा, ये आप देख सकते हैं। और हरियाणा के बाद आपका आ जाता है राजस्थान। ठीक है, 2 राज्य आपके हो जाते हैं पश्चिम में। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भी आपका दिल्ली हो जाता है। तो ये भी आपकी दिल्ली जो है ये भी आपकी लगी हुई है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, यानी यूटी आपकी हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे दक्षिण की। तो दक्षिण में आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है एक आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ आ जाता है आपका। जो 2 राज्य हैं, 2 राज्य आपके आ जाते हैं दक्षिण की तरफ, और 2 ही राज्य आपके आ जाएंगे बिहार और झारखंड। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड की सीमा यहाँ हो जाती है। और इसके बाद ये आपकी हो जाती है जो बिहार की सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश से। यहाँ से डीप क्वेश्चन आपके बनते हैं कि बिहार से किस किस की जो है जिले की सीमा लगी हुई है, किसकी नहीं लगी हुई है, कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं, कितनों की नहीं लगी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिलहाल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 8 आपके राज्य हो जाते हैं और प्लस 1 आपकी हो जाती है यूटी। ठीक है, जिनसे आपकी सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की, और एक आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है जो टच करती है, तो ये हो जाती है नेपाल की। ये मैन है जो आपको याद रखना है इसी वीडियो से। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका हो जाता है राज्य के चिन्ह। एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां हो जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या नहीं है। तो इसमें आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें 2 मछलियाँ हो जाती हैं, एक तीर हो जाता है और एक आपका धनुष हो जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। और फोर्थ जो है ऑप्शन में 4 नंबर पे आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, वो निगेटिव करके आपको दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इन 4 में से कौन है जो उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। तो राज्य के चिन्ह में कौन सा नहीं है ये आप बता दोगे। आपने जो है चिन्ह आराम से देख लिया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है राजकीय पशु से। तो राजकीय पशु आप देख सकते हैं बारहसिंगा हो जाता है, ठीक है। बारहसिंगा हो जाता है जो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। पलाश की बात करेंगे तो ये फूल हो जाता है, राजकीय पुष्प जो है ये पलाश हो जाता है। सारस हो जाता है जिसको क्रोंच भी कहा जाता है। ऑप्शन में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्रोंच भी देखने को मिल सकता है और सारस भी देखने को मिल सकता है। तो ये राजकीय पक्षी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। विद इमेज हमने आपको दिखा दी है ताकि आप जो है जल्दी से भूल ना सको इस चीज़ को, ठीक है। ये अशोक का वृक्ष है जो राजकीय वृक्ष हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद आपकी हो जाती है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हो जाता है आपका हॉकी, ठीक है। ये सभी जानते हैं लेकिन फिर भी बार बार एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेगी इसी वीडियो में, और कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, उनको हम आपको बताने वाले हैं। इस तरह से जो सामान्य जानकारी है वो क्या क्या हो जाती है वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका आ जाता है राज्य का पुनर्गठन। पुनर्गठन ये हम आपको पहले बता चुके हैं, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हो जाता है। ये कब कब जो है इसके नाम चेंज हुए हैं, कब कब जो है ये रहा है सुर्खियों में। तो राज्य का जो नाम है ये उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाता है 1836 से। 1836 से इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका जो 1877 आ जाता है, तो 1877 में उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत के नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम हो जाता है? उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत के नाम से 1877 से इसको जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे, ये हमारा हो जाता है जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 1902 से, ठीक है। 1902 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है संयुक्त प्रांत, ये 1937 से इसको जो है संयुक्त प्रांत जाना जाने लगा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, संयुक्त प्रांत तो आपसे आपकी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। संयुक्त प्रांत 1937 से। और इसके बाद इसका जो लास्ट बार नाम चेंज हुआ है वो हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हो जाता है इसका नाम चेंज, और इसका नाम रख दिया जाता है उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी 1950 से अब तक जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश ही है, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राजधानी की बात करेंगे। कई बार जो है इनकी राजधानी चेंज हुई है, ठीक है। राजधानी कब कब चेंज हुई है, कौन कौन सी रखी गई है, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो हो जाती है आगरा। आगरा कब हो जाती है, तो ये हो जाती है 1836 से। 1836 से इसकी राजधानी हो जाती है आगरा। 1836 के बाद ये हो जाती है 1858 के बाद से प्रयागराज, ठीक है। 1836 में आगरा हो जाती है, 1858 में हो जाती है आपकी प्रयागराज। प्रयागराज के बाद फिर इसको बना दिया जाता है लखनऊ, आंशिक रूप से, ये पूर्ण रूप से नहीं थी, आंशिक रूप से बनाया जाता है 1921 से, ठीक है। 1921 से आंशिक रूप से। इसके बाद 1935 में इसको पूर्ण रूप से बना दिया जाता है लखनऊ, ठीक है। और तब से अब तक जो है लखनऊ ही चली आ रही है, ये हमारे सामने है। इसके बाद बात करेंगे जो राज्य का विभाजन है वो किस किस तरह से हो जाता है। राज्य का विभाजन भी जो है हुआ है कई बार, तो ये भी हम देख लेते हैं किस तरह से हो जाता है। और राज्य के विभाजन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 जिले मिलाकर ये उत्तरांचल जो है, जिसको वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम हो गया है उत्तराखंड, ठीक है। पहले जब ये यूपी से अलग हुआ था तब इसका नाम था उत्तरांचल। इसके बाद इसका वर्तमान में नाम चेंज हुआ तो उत्तराखंड इसको कर दिया गया है। तो 13 जिले इसमें से उत्तर प्रदेश में आपके काट कर जो है अलग कर दिए गए थे और ये बना दिया गया था उत्तरांचल, ठीक है। ये बात है कब की, 9 नवंबर सन 2000 की ये बात है, तब इसमें से 13 जिलों को अलग हटा दिया था। और इसके बाद ये आपकी आ जाती है जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो जाता है एनसीआर में। तो एनसीआर में 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने जिले हो जाते हैं एनसीआर में। तो एनसीआर में आपके आ जाते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है। ये 8 जिले हैं जो आपके आ जाते हैं एनसीआर में, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में, जब मेरा हुआ था जूनियर असिस्टेंट 2017 का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। इसके बाद बात करेंगे, ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव मिला, वो कौन हो जाते हैं, ये भी मुझसे पूछा गया था मेरे जो है जब इंटरव्यू हुआ था
ठीक है। तो फाइनल में जो है, फाइनल मेरिट में मैं बाहर निकल गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। और उसमें नोएडा की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है वो भी पूछी गई थी, और कई तरह के जो 15-16 क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए थे, तो उसी में जो है ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और ये पूछे गए थे चौधरी चरण सिंह, ये हो जाते हैं, और ये 4 नंबर के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, और ये 4 नंबर भी आप कह सकते हो, और ये 5वें नंबर के भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जगह जो है कोई और भी आया था। ठीक है, तो ये 4 नंबर या फिर 5 नंबर पर जो है इनको रखा जाता है, जो प्रधानमंत्री की लिस्ट में। ठीक है, इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो ये हो जाते हैं बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। ठीक है, बनारसी दास और श्रीपति मिश्र हो जाते हैं, जो हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारी हो जाती है 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, तो ये सतीश महाना हो जाते हैं। ठीक है, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या हो जाती है 47। ठीक है, 47 ये सदस्य संख्या हो जाती है। और इसके बाद बात करेंगे 18वीं विधानसभा में नेता जो विपक्ष के हैं, तो ये अखिलेश यादव हो जाते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हैं, ये सब जानते हैं इनके बारे में। और प्रदेश में बात करेंगे जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगा है, तो राष्ट्रपति शासन ये लगा है 25 फरवरी 1968 से और 26 फरवरी 1969 तक लग जाता है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखेंगे तो आप जो है जल्दी से भूलेंगे नहीं, और कभी भी आपकी परीक्षा में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो द्विसदनात्मक और विधायिका जो है ये हो जाती है। लोकसभा सीटें ये आपसे पूछा जाता है, 80 हो जाती हैं लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं आपकी 31। ठीक है, यही आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सब इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आपकी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करेंगे सर्वाधिक बार जो है विधानसभा अध्यक्ष, ये हो जाते हैं श्री आत्माराम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी, 3 बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 404 हो जाती है। 403 इसमें निर्वाचित हैं और 1 आपका हो जाते हैं इसमें मनोनीत। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो ये हो जाती है 100। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। इसके बाद बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन है, प्रथम गठन आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में, तो ये हो जाता है जुलाई 1937 से। जुलाई 1937 से राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है ये हो जाता है प्रयागराज, और इसमें 12 सीटें हो जाती हैं प्रयागराज में। इसके बाद सबसे कम वाला पूछा जाएगा, सबसे अधिक वाला पूछा जाएगा और सबसे कम वाला पूछा जाएगा। तो सबसे कम वाला आपका हो जाता है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इन तीनों में आपको मिल जाती हैं देखने को 2-2 सीटें। ठीक है, और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार ये बरेली में हो जाता है। केंद्रीय कारागार आपसे पूछा गया है, ये बरेली में हो जाता है। बरेली में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे बरेली में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा बरेली के बारे में। इसके बाद बात करेंगे राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन, ये 10 बार जो है अब तक लग चुका है। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के। बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये अगर इनका नाम आया है तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो यहाँ बात करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के पहले सीएम रह चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत। और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत का जो जन्म है ये हुआ था 10 सितंबर 1887 को। इसके बाद जो है 1955 से 61 के बीच में देश के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने सेवा दी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए कई बार ये जेल भी गए हैं, इस तरह से भी जो इनको आप याद रख सकते हैं। 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से भी जो है, यानी इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1957 में। ठीक है, 1957 में इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इतनी बात आप, भारत रत्न इनको मिला है तो ये आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विद इमेज हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में जो है ये चीज़ें सेट हो जाएं और काफ़ी जो है समय तक रहें। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता तो फटाक से आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से जो है आपने ये पढ़ा था। इसके बाद बात करेंगे राज्य के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं, ये हो जाते हैं चौधरी नारायण सिंह। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, हो सकता है कभी आपको रास्ते में मिल जाए। इसके बाद राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और सुचेता कृपलानी को आप देख सकते हैं, ये हैं आपकी सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। काफ़ी बच्चे जो हैं इनको केवल नाम से जानते हैं, फोटो किसी ने नहीं देखी होगी, आज आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती हैं राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। राज्यपाल हो जाती हैं आपकी सरोजिनी नायडू। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये हो जाती हैं
सरोजिनी नायडू, और इनको उपनाम से जाना जाता है तो ये आप देख सकते हैं इनका उपनाम भारत कोकिला, समाज सेविका और महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू। ठीक है, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये इमेज के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे जो वर्तमान में है राज्यपाल, ये तो आपने देख लिया, पहली जो राज्यपाल है वो कौन हो जाती हैं, सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। इसके बाद अब की बात करेंगे तो अब आज आपकी हो जाती है आनंदीबेन पटेल, ये हो जाती हैं वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद आपके आ जाते हैं जो भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क यानी नाइट सफारी, ये हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में हो जाता है जो आपका बना है नाइट सफारी पार्क। इसके बाद स्वतंत्रता पश्चात राज्य के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे तो ये हो जाते हैं राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन ये हो जाते हैं, इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाती है इनकी इमेज, कौन हो जाते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाते हैं। 1882 से और 1962 तक तो ये हो जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जो स्वतंत्रता के पश्चात जो है राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति, तो ये हो जाते हैं श्री चंद्रभाल। ठीक है, चंद्रभाल का नाम आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं ये हो जाते हैं न्यायमूर्ति सी वाल्टर मोर्गन। ठीक है, ये हो जाते हैं न्यायमूर्ति सी वाल्टर मोर्गन हो जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये सबसे पुराने हाई कोर्ट की लिस्ट में आता है जो आपके बने हुए हैं भारत में। ठीक है, सबसे पुराने की लिस्ट में ये आ जाता है। बात करेंगे थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति के बारे में जो आपकी हो जाती है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौगोलिक स्थिति से। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये हम आपको बता चुके हैं, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये हो जाता है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग हो जाता है 7.33%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तो आपसे पूछा जाता है, 7.33% हो जाता है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद जो अक्षांश है, अक्षांश से कितना हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री 28 मिनट ये उत्तरी अक्षांश हो जाता है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश हो जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से दिखाएंगे आप। और ये आप देख सकते हैं यहाँ हो जाता है ये जब आप चलेंगे 23 डिग्री से। ठीक है, ये 23 डिग्री माना जाएगा यहाँ पर, 23 डिग्री 52 मिनट से, और ऊपर की तरफ हो जाएगा ये आपका 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद देशांतर की बात करेंगे तो जब देशांतर आप चलेंगे इधर की तरफ से तो ये हो जाता है आपका 77 डिग्री 3 मिनट से। ठीक है, और बात करेंगे पूर्व की तरफ तो पूर्व की तरफ ये आपका हो जाता है 84 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, इस तरह से ये स्थिति हो जाती है आपकी पूरी उत्तर प्रदेश की। बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से। और ये आपके 78 ये 77 डिग्री जो है यहाँ आप देख सकते हैं 77 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, और इसके बाद ये आपका हो जाता है यहाँ पर आकर 84 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, ये आप स्थिति देख सकते हैं इस तरह से, अक्षांश भी दिखाया गया है और देशांतर भी यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद बात करेंगे जो राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं जो पूर्व से पश्चिम तक की। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की जो लंबाई है ये आप इधर से नापेंगे तो ये हो जाती है आपकी 650 किलोमीटर। और राज्य की जो है उत्तर से दक्षिण की अगर नापेंगे, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 240 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसके बाद बात करेंगे जो हम आपको पहले बता चुके हैं उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, तो टोटल 9 हो जाते हैं। और 9 में आपके 8 हो जाते हैं राज्य और 1 हो जाता है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी हो जाती है एक, उनमें से एक हो जाती है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं किस तरह से, जब आप इसकी उत्तर पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखेंगे तो 2-2 जो है आपको स्टेट यहाँ कवर कर देने हैं। ठीक है, 2-2 राज्य आपके चारों तरफ में आ जाएंगे, एक आपका जो दिल्ली है वो भी पश्चिम की तरफ आ जाएगा, और एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये आपकी आ जाती है उत्तर और पूर्व में। ठीक है, ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाती है, इसमें आपकी आ जाती है एक इंटरनेशनल बाउंड्री। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब सोनभद्र से सटे हुए आपके राज्य हो जाते हैं तो यही आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। सोनभद्र से सटे हुए हैं आपके 4 राज्य, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कहाँ देख सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है कुछ इसकी सोनभद्र की स्थिति, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इमेज के माध्यम से यहाँ आपका सबसे पहले एमपी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड आ जाता है और ये बिहार आ जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है राज्यों को, तो वो हो जाता है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र हो जाता है सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को ये स्पर्श करता है।
इधर आपसे ललितपुर पूछा जाएगा, तो ललितपुर जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से की जो सर्वाधिक सीमा है ये लगी हुई है मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगी हुई है आपके उत्तर प्रदेश की। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो कम सीमा वाला राज्य वो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ये आप देख सकते हैं केवल एक सीमा है, केवल एक जिला है जो आपका स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश की सीमा को, ठीक है, और ये कौन सा है, तो ये सहारनपुर हो जाता है। सहारनपुर केवल स्पर्श करेगा आपका हिमाचल प्रदेश को, और बाकी जो है हिमाचल प्रदेश को कोई भी स्पर्श करने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है तो मध्य प्रदेश हो जाता है, सबसे कम आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाता है, तो पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाता है, पश्चिमी जिला शामली हो जाता है, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाता है, और दक्षिणी जिला आपका हो जाता है सोनभद्र। कहाँ देख सकते हैं इन चीज़ों को आप, तो बलिया आप देख सकते हैं, ये आपका बलिया हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये पूर्वी जिला हो जाता है। पश्चिमी जिला ये आप देख सकते हैं यहाँ हो जाता है ये आपका शामली, ठीक है, ये आपका शामली हो जाता है। और पूर्व की बात, ये उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा, यहाँ पर ये सहारनपुर की स्थिति है। और दक्षिण की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर सोनभद्र, ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाता है, ये हो जाता है लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल आपसे बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, सबसे पहले केवल आपसे यही पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो हो जाता है लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा आपसे पूछा जाएगा और सबसे छोटा भी आपसे पूछा जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा आपका हो जाता है हापुड़, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक आ जाता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो जाता है जिससे केवल एक जिले की सीमा आपकी टच करती है, वो हो जाती है आपकी सहारनपुर की। इसके बाद प्रदेश में आ जाती है जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है आपके उत्तर प्रदेश को। कौन कौन से हो जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो ये हो जाते हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ठीक है, ये हो जाती हैं प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां। किस किस तरह से हो जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ये आपकी निकलती है भागीरथी निकलती है, और ये आती है आपकी, ठीक है, ये गंगा के रूप में जो है ये आपकी आ जाती है। इसके बाद ये पद्मा बन जाती है, कहाँ जाकर, पद्मा ने रखा कदम और ये बन गई पदम बांग्लादेश में जाकर, ठीक है। ये नदियों की स्थिति आप देख सकते हैं किस किस तरह से ये हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं नदियाँ, ठीक है। रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, ये सब हैं जो गंगा में मिल जाती हैं आपकी उत्तर की तरफ से। और इसके बाद ये आपके आ जाती हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, हुगली, ये आपकी मिल जाती हैं राइट साइड से आकर, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। बात करेंगे प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है ये कौन सी हो जाएगी, तो सबसे लंबी नहर हो जाती है आपकी शारदा नहर। इसके बाद शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, और ये शाखा, और जो शाखा मतलब जो छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं इसमें, शाखा प्रशाखाओं सहित जो है शारदा नहर की कुल लंबाई ये हो जाती है 350 किलोमीटर, ठीक है, लगभग में जो है ये दी गई है 350 किलोमीटर हो जाती है। जो भी इसकी शाखा जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको लगाकर जो ये बताया गया है। और उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा है ये शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकलती है। और नहर का जो निर्माण कार्य ये हुआ था 1920 में, और 1920 में स्टार्ट हो जाता है, 1928 में इसको पूर्ण कर दिया जाता है इस काम को, ठीक है। ये हो जाती है आपकी शारदा नहर। मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये कौन सा जिला है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ललितपुर हो जाता है जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है आपका 3 तरफ से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो आपकी स्थिति हो जाती है ललितपुर की, ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है और यही आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य की जो भौगोलिक सीमा रेखा की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्पर्श करने वाले जिले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, और यहाँ दिखाए गए हैं आपके राज्य कौन कौन से हो जाते हैं। 11 जिले, 11 जिलों में कौन कौन से आ जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से, आगरा हो जाता है, इटावा हो जाता है, इटावा के बाद आपका यहाँ हो जाता है जालौन, ठीक है, ये जालौन दिया गया है। जालौन के बाद आपका आ जाता है झांसी, झांसी के बाद आपका दिया गया है ललितपुर, इसके बाद आपका यहाँ महोबा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है सभी आपको देख लेना है। बांदा आ जाता है, फिर यहाँ आपका चित्रकूट आ जाता है, इसके बाद आपका प्रयागराज आ जाता है, और प्रयागराज के बाद आपका आ जाता है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद आपका सोनभद्र आ जाता है। यही आपसे पूछा जाएगा
सबसे ज़्यादा जो है जिले किस जो है राज्य को स्पर्श करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के 11 जिले। इसके बाद आ जाता है जो बिहार है, तो बिहार की केवल 7 जिले मिलते हैं आपके। 7 जिले किससे मिलते हैं, तो 7 जिले मिलते हैं आपके बिहार से उत्तर प्रदेश के। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो आपकी बिहार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये आपको कुशीनगर दिया गया है, देवरिया दिया गया है, बलिया दिया गया है और ये गाजीपुर हो जाता है। इसके बाद आपका चंदौली आ जाता है, चंदौली के बाद आपका सोनभद्र आ जाता है। ठीक है, एक आपका आ जाता है यहाँ पर महाराजगंज। ठीक है, ये 7 जिले हैं जो आपकी स्पर्श करते हैं सीमा को बिहार की। उत्तराखंड की बात करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो 7 जिले ही आपके हो जाते हैं। तो 7 जिले हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपका ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत भी इसमें हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर, इसके बाद आपका मुजफ्फरनगर आ जाता है, बिजनौर भी दिया गया है, बिजनौर ये आपका आ जाता है मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद आपका आ जाता है ये रामपुर। रामपुर जो है, रामपुर हो जाता है, बरेली हो जाता है और एक आपका हो जाता है पीलीभीत। ठीक है, इस तरह से जो है 7 जिले हो जाते हैं आपके ये उत्तर प्रदेश के। बात करेंगे हरियाणा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जो आपकी हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये जिले हो जाते हैं जो आपकी सीमा को स्पर्श करते हैं हरियाणा की। कौन किस किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं सहारनपुर हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाता है शामली, शामली के बाद बागपत, गाजियाबाद। ठीक है, ये आपकी हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है दिल्ली, तो दिल्ली में केवल 3 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जो दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं, एक बागपत हो जाएगा, तो बागपत आप देख सकते हैं ये बागपत हो जाएगा, इसके बाद गाजियाबाद हो जाएगा और एक आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये 3 जिले हो जाते हैं जो स्पर्श करते हैं दिल्ली की सीमा को। इसके बाद आपका बचता है राजस्थान, राजस्थान भी देख लेते हैं, तो आगरा है और मथुरा है, केवल ये 2 जिले हैं जो आपकी सीमा को स्पर्श करती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मथुरा हो जाता है और ये आपका हो जाता है आगरा। राजस्थान से 2 जिले आपके लगते हैं उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से केवल 1 जिले की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के, और वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है यहाँ पर सोनभद्र। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, छत्तीसगढ़ से केवल ये सोनभद्र की सीमा यहाँ पर जो है स्पर्श कर रही है। ठीक है, और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड जो है ये भी केवल सोनभद्र से आपका लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सोनभद्र से लगा हुआ है झारखंड भी, और ये आपका छत्तीसगढ़ भी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है ये आपकी लगी हुई है केवल सहारनपुर से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सभी जो है मैंने इमेज के माध्यम से आपको दिखा दिए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से आपके जो है 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, ये जो हैं जिले हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के जो टच करते हैं नेपाल की सीमा को, और नेपाल जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाती है जो टच करती है आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा को। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ठीक है, ये 7 जिले हो जाते हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले कौन कौन से हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। बिहार की बात करेंगे, बिहार के 8 जिले हो जाते हैं। हरियाणा के हो जाते हैं आपके 7 जिले, उत्तराखंड के आपके हो जाते हैं 5, राजस्थान के 2 जिले हो जाते हैं जो स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को, और छत्तीसगढ़ का 1 जिला हो जाता है, झारखंड का 1 जिला हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का भी आपका हो जाता है 1 जिला। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप जो काफ़ी लंबे समय तक इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो स्थिति है वो आ जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान। संस्थान हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी जो है हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये हो जाता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हो जाती है इसकी स्थिति। ठीक है, IISR इसको कहा जाता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसके बाद आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, CISH इसको कहा जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा जो है सेंटर कहाँ है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है कानपुर में, यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। बात करेंगे राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो ये हो जाता है आपका कानपुर में। IIPR इसको कहा जाता है, IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च, ठीक है, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो जाती है आपकी कानपुर में, इसको कहा जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, IIT इसको कहा जाता है, IIT कानपुर। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये आपका कानपुर में हो जाता है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा जो अनुसंधान संस्थान है, ये आपका हो जाता है इज्जत नगर बरेली में। इसके बाद इसको कहा जाएगा आइवरी यानी IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। इसके बाद कुछ और संस्थान दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करेंगे जो आपका हो जाता है भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये हो जाता है आपका वाराणसी में, IIVR के नाम से इसको जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। भारतीय चारागाह अनुसंधान, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये हो जाता है आपका झांसी में, और ये जो है शायद RO की परीक्षा में भी जो है मैचिंग करने के लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन RO की परीक्षा में भी ये आया था। इसके बाद आ जाता है आपका IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हो जाता है जो आपकी RO की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। बात करेंगे भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, यह भदोही में हो जाता है, और जो आपका अभी सेंट्रल विस्टा बना है उसमें जो कालीनें गई हैं वो आपकी गई हैं भदोही से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो सेंट्रल विस्टा बना है, नया जो आपका पार्लियामेंट बना है, संसद जो बना है, उसमें कालीन कहाँ की गई हैं, तो ये भदोही की गई हैं। IICT की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये भी आपका हो जाता है भदोही। इसके बाद आपका हो जाता है जो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये हो जाता है वाराणसी में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। राज्य आपदा प्रबंधन जो आपका हो जाता है ये लखनऊ में हो जाता है, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम जो है ये आपका हो जाता है वाराणसी में, और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम, ये भी आपका हो जाता है वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे, ये आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में हो जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे ये आपका हो जाता है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये हो जाता है आपका कानपुर में, ठीक है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये हो जाता है सैफई इटावा में, ठीक है, और यूपी ग्रामीण जो आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान है, ये सैफई इटावा आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो है ये आपका हो जाएगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, यह अभी आपका हो जाता है कानपुर में। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके बाद कुछ और दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही हमने इसमें केवल लिए हैं। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश जो है ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कानपुर में हो जाता है। औद्योगिक उद्यमिता विकास संस्थान, ये आपका हो जाता है लखनऊ में। सुगंध और सूरज विकास केंद्र की जो बात करेंगे, ये कन्नौज में हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जो है आपका इत्र बनाने के कारखाने आपको मिल जाएंगे कन्नौज में। तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्रेनिंग ऑन एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट ऑन हर्बल कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी, ठीक है, जो परफ्यूम है वो बनाया जाता है आपका कन्नौज में। इसके बाद उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपका हो जाता है कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कानपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये भी आपका हो जाता है लखनऊ में। राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड, ये आगरा में हो जाता है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये आपका हो जाता है लखनऊ में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है जो आपसे पूछ ली जाती हैं आपकी परीक्षाओं में। राष्ट्रीय चीनी मिट्टी का जो पात्र विकास केंद्र है ये आपका हो जाता है चुनार और खुर्जा में। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड, ये भी आपका हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कानपुर में हो जाएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं।
और यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ये ऊर्जा है, ऊर्जा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन है ये आपका हो जाता है 1959 में। प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में कुल विद्युत का जो उत्पादन है ये किस क्रम में हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादित होती है वो हो जाती है तापीय विद्युत से। इसके बाद जल विद्युत आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है परमाणु, और सबसे लास्ट में आ जाती है आपकी सौर विद्युत, ठीक है। ये एक क्रम हो जाता है आपका जो विद्युत उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है इसका गठन हुआ था आपका 1998 में, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उस समय जो है आप इनको बता नहीं पाते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है एनटीपीसी। एनटीपीसी की जो गैस आधारित तापीय परियोजनाएं हैं ये हो जाएंगी 3। कहाँ कहाँ हो जाएंगी, तो ये हो जाती है औरैया में, आंवला में, और एक की हो जाती है दादरी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एनटीपीसी की गैस आधारित ये परियोजनाएं हो जाएंगी। तापीय सबसे पुरानी जो तापीय परियोजना है ये आपकी हो जाती है हरदुआगंज, ठीक है। हरदुआगंज में हो जाती है तापीय परियोजना और 1942 में हो जाती है इसकी स्थापना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये आपका हो जाता है राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है, ये हो जाता है नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है। स्थापना आपसे पूछी जाएगी 1991 और 92 में इसकी स्थापना मानी जाती है। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास जो है ये आपका हो जाता है 1983 में, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है केवल वही हम बात कर रहे हैं, बाकी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। खनिज है, खनिज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो खनिज जो है विकास निगम लिमिटेड ये इसकी जो स्थापना ये आपकी हो जाती है 1974 में। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है निम्न मध्यम श्रेणी की श्रेणी में आ जाता है। प्रदेश का जो सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है ये किया जाता है आपका सोनभद्र में, और प्रदेश में तांबा प्राप्त करा जाता है तो ये किया जाता है आपका ललितपुर में, ठीक है। और ये वो ललितपुर है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बात करेंगे जो आपका हो जाता है परिवहन और संचार, तो परिवहन संचार जो है राज्य जो आपके हो जाते हैं राष्ट्रीय जलमार्गों की जो लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का स्थान हो जाता है आपका प्रथम, ठीक है। प्रथम स्थान हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको हाईवे और ये राजमार्ग बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण इसका जो गठन हो जाता है ये हो जाता है 2004 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हो जाता है 2001 में, और प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग हो जाता है NH2, ठीक है। ये हो जाता है NH2, इसको ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो निर्मित की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी आपकी ग्रैंड ट्रैक रोड। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड जो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है ये आपका हो जाता है आगरा और लखनऊ, तो लगभग की अगर इसकी बात करेंगे लंबाई की तो ये हो जाती है 302 किलोमीटर। इसके बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना है ये आपकी हो जाती है 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की जो स्थापना है ये आपकी 1973 में हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर हुआ करता था पहले, लेकिन अब जो है इससे तमगा छीना जा चुका है। अब कौन सा हो जाता है, तो अब ये हो जाता है कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये अब स्थित हो जाता है, ठीक है। पहले कौन सा हुआ करता था, तो पहले गोरखपुर हुआ करता था विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, और अब ये हो जाता है कर्नाटक के हुबली में। इसके बाद आपका आ जाता है लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का जो गठन है ये आपका हो जाता है 2013 में। लखनऊ मेट्रो व्यावसायिक संचालन की बात करेंगे तो ये आपका 5 सितंबर 2017 से हो जाता है लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन। रेलवे जो आपकी संरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है ये आपका हो जाता है लखनऊ में, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। सारे क्वेश्चन ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश हम कवर करा रहे हैं केवल एक वीडियो में, और ये वीडियो जो है आपको 1 घंटे के आसपास की देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसमें आपको पूरा जो है जो भी आपसे यूपी में पूछा जाता है पूरा जो है कवर होने वाला है आपका केवल एक ही वीडियो में। इसके बाद आपका आ जाता है जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1859 में, तो ये चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात करेंगे तो 9167 किलोमीटर हो जाता है, और देश में पहले नंबर पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश रेल नेटवर्क के मामले में। इसके बाद आपकी आ जाती है उत्तर प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा जो है ये प्रारंभ की गई थी। कहाँ से, तो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य ये बस सेवा प्रारंभ की गई थी आपकी प्रथम बार, ठीक है। कब की गई थी, तो ये की गई थी 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। इसके बाद आपका आ जाता है जो लखनऊ दूरदर्शन की जो स्थापना है
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हर कोई नहीं जानता है, ठीक है। जो डीप पढ़ते हैं केवल वो ही इन क्वेश्चन को जानते हैं और ये आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हो जाती है। अयोध्या से जनकपुर नेपाल जो है ये इनके मध्य जो है अयोध्या से और जनकपुर मध्य रेल सेवा ये प्रारंभ हो जाती है 2018 से, ठीक है। मई 2018 से प्रारंभ हो जाती है अयोध्या और जनकपुर के मध्य बस सेवा। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है ये आपका हो जाता है आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, तो ये क्या है आपका सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, ये भी बनाया गया है वाराणसी में। और प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना ये आपकी हो जाती है 2 अप्रैल 1938 को। प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हो जाती है लखनऊ में। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत में सर्वप्रथम जो हवाई डाक सेवा है ये आपकी हो जाती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हो जाती है ये नैनी के मध्य, ठीक है। और राष्ट्रीय जो आपकी हो जाती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये फुर्सतगंज अमेठी में हो जाती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। अब आ जाता है जो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपकी जनगणना। और जनगणना ऐसी है जो आपकी हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर जनगणना को आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो जनगणना स्पेशल की, ठीक है। वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है जनगणना 2011 से। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है 19,98,12,341 और देश की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये आपका हो जाता है 16.51%, ठीक है। ये आपकी हो जाती है इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करेंगे राज्य की जो कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत है, तो ये हो जाता है आपका 52.29% हो जाता है राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत। अब महिलाओं का प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा तो ये बच जाता है आपका 47% हो जाती हैं आपकी महिलाएं। कुल जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है 77.73% हो जाता है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। नगरीय जनसंख्या बच जाती है आपकी 22.27% उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपके आ जाते हैं जो सर्वाधिक हो जाते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा आपका आ जाता है प्रयागराज, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है गाजियाबाद, जो सर्वाधिक जिले हैं आपके जनसंख्या के मामले में। न्यूनतम भी आपसे पूछा जाएगा तो महोबा की हो जाती है सबसे कम, दूसरे इसके बाद आ जाता है आपका चित्रकूट और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है हमीरपुर, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे जो जनसंख्या का घनत्व है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका हो जाता है 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है आप जनसंख्या का घनत्व। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि देखी गई है, तो ये दी गई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बात करेंगे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो घटते क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे, तो घटते क्रम में आपके हो जाते हैं गाजियाबाद, वाराणसी और एक आपका हो जाता है लखनऊ, ठीक है। न्यूनतम की बात करेंगे जो आपके जनसंख्या घनत्व में बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हो जाएंगे आपके ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ये हो जाते हैं आपके बढ़ते क्रम में। और ऊपर वाले दिए गए हैं आपके जनसंख्या के घटते क्रम में घनत्व आपका दिखाया गया है। इसके बाद इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका हो जाता है साक्षरता दर से। चलिए देख लेते हैं, अब बात करेंगे हम थोड़ा सा साक्षरता दर के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस वीडियो का और इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है, ये आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं, 67.72% हो जाती है। इससे अगर आपको देखनी है पुरुषों की साक्षरता तो इससे अगर आप 10 चलेंगे तो ये आपकी हो जाती है 77, ठीक है। 77.30 हो जाती है जब इसमें आप कर देंगे 10 प्लस, ठीक है। और बात करेंगे महिलाओं की तो इसमें से आपको 10 माइनस कर लेना है, तो ये आपकी आ जाती है महिलाओं की। कुछ इस तरह से अगर आप ट्रिक बना के याद रखेंगे तो आप जो है ज़्यादा समय तक याद इसको रख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 67.72 हो जाती है जो प्रदेश की कुल ओवरऑल जो साक्षरता हो जाती है लिटरेसी। इसके बाद 10 प्लस करेंगे पुरुषों की आ जाएगी और 67 में से 10 माइनस करेंगे ये आ जाती है महिलाओं की लिटरेसी रेट या फिर महिला साक्षरता दर। इसके बाद बात कर लेते हैं 2001, ये आपसे नहीं पूछा जाता। 2001 के दौरान औसत साक्षरता 11.36 हो जाती है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर हो जाता है, ये हो जाता है 20.10% का। कैसे हो जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं 77 में से माइनस करेंगे आप 57
तो ये बच जाता है आपका 20.10 यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, और एक बार अगर आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं तो आप जो है जल्दी से भूलते नहीं हैं। साक्षरता वाले जिलों की बात करेंगे जो सर्वाधिक साक्षरता हो जाती है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है नंबर 1 पर, उसके बाद कानपुर नगर, और उसके बाद आपका आ जाता है औरैया। सबसे कम की बात करेंगे, जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, तो सबसे कम पे आ जाता है आपका श्रावस्ती, दूसरे नंबर पर बहराइच आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है बलरामपुर। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात हो जाता है उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 912 ये भारत का जो कुल लिंगानुपात हो जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 हो जाता है। भारत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 943। ठीक है, भारत का हो जाता है 943 और उत्तर प्रदेश का हो जाता है आपका 912। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है 2111 के दौरान उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है उसमें 14 अंकों की जो है वृद्धि देखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो घटते क्रम में, तो घटते क्रम में आपका जौनपुर हो जाता है, और कितनी हो जाती है इसकी, तो ये हो जाती है आपकी लिंगानुपात 1024। आजमगढ़ का 1019 हो जाता है, देवरिया का हो जाता है 1017। ठीक है, 3 जिले आपसे पूछे जाते हैं, चौथा जिला आपसे नहीं पूछा जाता है। बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाले हो जाते हैं आपके गौतम बुद्ध नगर 851 हो जाता है, हमीरपुर और बागपत का 861 हो जाता है, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा के हो जाते हैं 863। इसके बाद आपके आ जाते हैं जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना हो जाता है, तो शिशु लिंगानुपात हो जाता है आपका 2011 के अनुसार, और 2011 के अनुसार आपका जो शिशु लिंगानुपात है वो हो जाता है 0 से 6 आयु वर्ग में, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 902। ठीक है, 902 हो जाता है, और 2001 में शिशु जो लिंगानुपात था ये था आपका 916, 2001 में 916, और 2011 में हो जाता है आपका ये 902। इसके बाद आपका आ जाता है राज्य में जो सर्वाधिक या सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो ये हो जाते हैं आपके बलरामपुर और बागपत। ठीक है, सर्वाधिक बलरामपुर, और सबसे कम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है बागपत। 10 की वृद्धि दर आपसे पूछी जाती है, 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो 10 की वृद्धि दर हो जाती है आपकी 2001 से 11 के दौरान जो है ये देखी गई है 20.23%, और ये औसत वृद्धि दर जो है ये आपकी हो जाती है 1.85%। इसके 10 की वृद्धि दर में गिरावट की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाती है 5.62%, और इसके दौरान जो है पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि जो है वृद्धि दर जो क्रमशः हो जाती है 19.31%, और एक हो जाती है आपकी 21.23% हो जाती है आपकी। पहले हो जाती है पुरुषों की कितनी 19.31, महिलाओं की हो जाती है 21.23%। बात करेंगे जो सर्वाधिक आपके वृद्धि दर वाले जिले हो जाते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला। इसके बाद आपका गाजियाबाद हो जाता है, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है श्रावस्ती। न्यूनतम की बात करेंगे, 2 ही आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, न्यूनतम और सर्वाधिक। ठीक है, 2 आपसे पूछे जाते हैं, और यहाँ जो है न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला कानपुर हो जाएगा, इसके बाद हमीरपुर, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है बागपत। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपकी अनुसूचित जातियां हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है ये आपका हो जाता है 20.69%। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो संख्या है ये हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में 16.6%। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला ये हो जाएगा आपका सीतापुर। सबसे कम अनुसूचित जो जाति है ये आपकी देखी गई है बागपत में, सबसे ज़्यादा देखी गई है सीतापुर में, सबसे कम देखी गई है आपकी बागपत में। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं एज इट इज। अनुसूचित जनजातियाँ आ जाती हैं, ये आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है ये केवल हो जाता है आपका 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। सबसे कम वाला जिला आपसे पूछा जाएगा तो ये भी आपका हो जाता है बागपत। और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जो जिले हैं ये हो जाते हैं अयोध्या और जालौन। ठीक है, इनमें आपकी अनुसूचित जनजाति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। श्रम जनगणना की बात करेंगे, ठीक है, यानी जो सबसे गरीब है झोपड़पट्टी वाली उनकी बात करेंगे, तो देश में कुल
जो है इस्लामाबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है आपका 4 नंबर पर। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में इस्लामाबादी हो जाती है आपकी 9.5%। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मेरठ, आगरा, कानपुर और ये, ठीक है। तो ये हो जाते हैं मेरठ, आगरा और कानपुर हो जाते हैं सर्वाधिक जो स्लम आबादी है, ठीक है। सर्वाधिक झोपड़पट्टी वाली जो आबादी है ये आपकी मेरठ में है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर आगरा में, तीसरे नंबर पर आपका कानपुर आ जाता है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में आपकी जो स्लम आबादी है उसका जो प्रतिशत है ये हो जाता है 3.12%। ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है एक ही वीडियो में इस पूरा जो है यूपी कवर कराने की, ठीक है, ताकि आप एक बार अगर इसको पढ़ते हैं तो 2 बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धार्मिक जनसंख्या जो हो जाती है ये घटते क्रम में हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो हैं ये हिंदू हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर मुस्लिम हो जाएंगे, फिर सिख हो जाएंगे, ईसाई, जैन और बौद्ध, ठीक है। बौद्धों की संख्या जो है काफ़ी कम पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी हिंदुओं की। प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो अल्पसंख्यक का प्रतिशत है ये आपका हो जाता है 20 पॉइंट। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का जो प्रतिशत है वो हो जाता है 20.30%। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जो धार्मिक समुदाय हैं वो ईसाई हो जाते हैं, जिनमें आपका सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है आपका सिखों में, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। पूरी डिटेल हमने बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को हमने काफ़ी समय हमें लगा है इसको इकट्ठा करने में और कोशिश हमने की है कि आपको पूरा जो सब कुछ निचोड़ है वो आपको एक ही वीडियो में दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक जो आपकी विविधता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का जो प्रारंभ है ये माना जाता है आपका 20वीं शताब्दी से। ये बात हो रही है आधुनिक चित्रकला की, ठीक है। वैसे तो चित्रकला जो है हुमायूं के काल से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो आधुनिक चित्रकला की बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी से। अमीर खुसरो का जो जन्म है ये आपका हो जाता है कासगंज में, कासगंज है आपका एटा में। तबला व सितार के आविष्कारक ये भी आपके अमीर खुसरो माने जाते हैं और खड़ी बोली के भी जो आविष्कारक हैं ये भी आपके माने जाते हैं अमीर खुसरो, ठीक है। खड़ी बोली का आविष्कारक माने जाएंगे ये अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। बड़े ख्याल का जो परिवर्तन है क्या है, ये क्या है, सुल्तान हुसैन सरकी, ये हो जाते हैं आपके जौनपुर के। संगीत की दृष्टि से लखनऊ का जो घराना का स्वर्ण काल है ये कब कहा गया है, तो नवाब वाजिद अली शाह का जो काल था वो कहा गया है आपका लखनऊ का घराने का स्वर्ण काल। इसके बाद आपका आ जाता है बिस्मिल्लाह खां, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खान जो शहनाई वादक हैं ये संबंधित हो जाते हैं आपके बनारस घराने से। बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज ये भी संबंधित हो जाते हैं आपके लखनऊ घराने से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिरजू महाराज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर आपका बिस्मिल्लाह खां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बिंदादीन से भी आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर और ये जो है ठुमरी टप्पा गायिका ये हो जाती हैं और ये संबंधित हो जाती हैं आपकी बनारस घराने से। इसके बाद आपका आ जाता है झूला, होरी, फाग, लांगुरिया, रसिया लोकगीत जो है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है संस्कार गीत, सोहर, नटका, कव्वाली, ये विशेष क्षेत्र जो है ये आपके हो जाते हैं अवध क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो आपका हो जाता है कथक, ठीक है। कथक नृत्य हो जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। और नृत्य की उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हो जाते हैं, जो डांस हो जाते हैं, वो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से एक बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाला है। बात करेंगे कथक नृत्य के बारे में, तो कथक नृत्य का जो प्रणेता है ये माना जाता है ठाकुर प्रसाद को, ठीक है। ये कथक नृत्य के प्रणेता हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है ये आपका हो जाता है चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने ये लखनऊ और वाराणसी घराने हो जाते हैं कथक के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो लोक नाट्य हैं ये रामलीला हो जाएगी, रासी लीला हो जाएगी और एक आपकी हो जाती है नौटंकी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख लोक नृत्य हैं आपके उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का जो किला है ये आपका हो जाता है बांदा में। गंगा महोत्सव या फिर गंगा दशहरा इसको कहा जाएगा, ये मनाया जाता है आपका वाराणसी और प्रयागराज में। विश्व धरोहर में जो शामिल हुए हैं वो 3 स्मारक हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले आपका फतेहपुर सीकरी आ जाएगा, आगरा का किला आ जाएगा और एक आपका आ जाता है ताजमहल, जो शामिल हो जाते हैं विश्व धरोहर की सूची में। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था ये आपका हो जाता है आगरा, ठीक है। आगरा हो जाता है मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र। यहाँ बात करेंगे कन्नौजी भाषा का जो क्षेत्र है,
तो ये आपका हो जाता है कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, ठीक है, ये सब हो जाते हैं आपके कन्नौजी भाषा के क्षेत्र। यहाँ बात की गई है फतेहपुर सीकरी के बारे में, ये आपका आगरा में हो जाता है। और इसमें जो प्रमुख पर्यटक स्थल है ये आपका हो जाता है बुरल दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, दीवान खास, पंचमहल, मरियम महल, ये सभी आपके दिखाए गए हैं फतेहपुर सीकरी आगरा में। इसके बाद आपका आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है तुलसी स्मारक, तुलसी की जन्मस्थली, ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हो जाते हैं आपके चित्रकूट में। तुलसी की जन्मस्थली से क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसी परीक्षा में, तो ये चित्रकूट आपने वहाँ आंसर लगाना था। इसके बाद आपका हो जाता है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है ये आपकी हो जाती है देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है, ये आपकी हो जाती है। और यहाँ जो है मेला लगता है देवा शरीफ में, ये भी आपको याद रखना है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्तकालीनों के जो समय में बना था और ये 31 जैन मंदिर इसमें हो जाते हैं। और माता टीला, राजघाट बांध, ये आपके हो जाते हैं सब ललितपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है, तो ये श्रृंगी राम फर्रुखाबाद में स्थित हो जाएगा आपका श्रृंगी ऋषि मंदिर। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है ये आपका हो जाता है बदायूं में, ठीक है, बदायूं में हो जाता है निजामुद्दीन औलिया का जन्म। इसके बाद थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे हम जो शिक्षा है आपकी, शिक्षा के ऊपर। शिक्षा से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। बात करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, ये आपकी लखनऊ में की गई है 1881 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो स्थापना है ये आपकी की गई है प्रयागराज में और ये की गई है 1882 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का जो प्रारंभ है ये किया गया था 2001 में, ये आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो आपका हो जाता है राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में ये हो जाती है। साक्षरता भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हो जाती है आपकी 2009 में, ये भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाते हैं। 4 हो जाते हैं सामान्य, 1 हो जाता है कृषि विश्वविद्यालय और 1 हो जाता है आपका विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है, इनके नाम भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये आपका हो जाता है प्रयागराज विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना हो जाती है 1887 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं जो आपके हो जाते हैं मेडिकल, प्रमुख मेडिकल कॉलेज हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहले आपका हो जाता है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये आपका हो जाता है मेरठ में और ये काफ़ी बड़ा मेडिकल कॉलेज हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद हो जाता है आपका महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये हो जाता है झांसी में। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये आपका हो जाता है कानपुर में, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज ये आगरा में हो जाएगा। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज हो जाता है आपका गोरखपुर में। ये केवल हमने लिए हैं इंपॉर्टेंट, बाकी हमने इसमें नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ये आपका हो जाता है अलीगढ़ में। इसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज जो है किंगजोर मेडिकल विश्वविद्यालय आपका हो जाता है लखनऊ में। बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जो आपके उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक क्षेत्र हो जाते हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र हो जाते हैं 28 जिले इसमें हो जाते हैं और पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में हो जाते हैं आपके 30 जिले, केंद्रीय में आपके 10 जिले हो जाते हैं और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आपके हो जाते हैं 7 जिले। ये आपसे पूछ लिया जाता है बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये आते हैं आपके 7 जिले। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र हो जाता है आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र जो है जो आपका ये यूपी का जो इस तरह से मैप बनता है, ठीक है, जो पश्चिम क्षेत्र वाला है, ठीक है, यहाँ जो है हरित क्रांति लागू हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसीलिए जो है ये औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है आपका पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र, तो ये आपका हो जाता है यहाँ वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है, जो एमपी से लगा हुआ है। प्रदेश में कृषि के बाद अधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग हो जाएगा ये हो जाएगा हथकरघा कुटीर उद्योग इसको कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कृषि से उद्योग रोजगार मिलता है आपका लोगों को उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है हथकरघा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति ये लागू की गई थी आपकी 2014 में।
खेल का सामान सबसे ज़्यादा बनता है, तो खेल का सामान सबसे ज़्यादा बनता है आगरा और मेरठ में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरठ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है ज्वेलरी का यानी सोने का, तो वो भी आपका हो जाता है मेरठ में, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है गोल्ड का, जो गोल्ड के जो शोरूम है, गोल्ड के जो आपकी दुकानें हैं, गोल्ड का जो व्यापार है, वो सबसे ज़्यादा हो जाता है आपका मेरठ में पूरे एशिया में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। गलीचा की बात करेंगे, गलीचा है कालीन उद्योग, ये आपका भदोही में हो जाएगा, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन है, ये आपका हो जाता है 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन है, ये आपका हो जाता है 1960 में। ये भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन है, ये आपका किया जाता है 1960 में। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना ये आपके हो जाती है 1903 में, और ये की गई थी प्रतापपुर देवरिया में, ठीक है। 1903 में हो जाती है, प्रतापपुर देवरिया में ये हो जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है, ये की गई है आपकी 2017 से, और ये वर्तमान जो सरकार है इन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का जो गठन है, ये आपका हो जाता है 2017 में, ठीक है। किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 2000 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत ये आपके हो जाती है 25 अक्टूबर 2019 से हो जाती है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो उपनाम है जनपदों के, जिलों के जो उपनाम से किन किन नाम से जाना जाता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सहारनपुर है, तो इसको नक्काशी दाद जो है उपनाम से जाना जाता है। चित्रकूट को जाना जाता है वनवास या फिर मंदराचल। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है। देवरिया को कहा जाता है देवपुरिया या फिर देवारण्य। शाहजहांपुर को कहा जाता है आपका कालीन या फिर उद्योग नगर, ठीक है, ये कहा जाता है आपका। और इसके बाद आपका आ जाता है फतेहपुर, इसको रणभूमि नगर कहा जाएगा। रामपुर को कहा जाएगा नवाबों का शहर या फिर आपको कहा जाएगा चाकुओं का। प्रतापगढ़ की बात करेंगे आंवला नगरी इसको कहा जाता है, या फिर राजाओं का गढ़ भी इसको कहा जाता है। मुरादाबाद आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में, तो पीतल नगरी कहा जाता है या फिर बर्तनों का शहर कहा जाता है आपका मुरादाबाद को। आर की परीक्षा में एक पूछा गया था मुरादाबाद, और वहाँ पीतल की जगह दिया गया था तांबा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में। कौशाम्बी ये आदि नगरी हो जाएगा। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, आमों का शहर कहा जाएगा, और ये बागों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ। आजमगढ़ की बात करेंगे कैफी आजमी का नगर कहा जाएगा। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर कहा जाता है। मऊ को कहा जाता है मऊनाथ भंजन। सीतापुर ये नैमिषारण्य हो जाएगा, नैमिषारण्य नगर इसको कहा जाता है। बलिया जो है ये बागी जिला हो जाएगा। हरदोई में जो है हरिद्रोही नगर इसको कहा जाता है आपका हरदोई को। जौनपुर ये सिराज हिंद, ये आपकी परीक्षा में कई बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं सिराज हिंद से। उन्नाव की बात करेंगे ये आपका हो जाता है चंद्रशेखर आजाद नगर। गाजीपुर काशी की बहन कहा जाएगा। बदायूं निजामुद्दीन औलिया की नगर कहा जाएगा। चंदौली कहा जाएगा ये धान का कटोरा। कन्नौज कहा जाएगा इत्र नगर या फिर खुशबुओं का शहर कहा जाता है आपका कन्नौज को। इसके बाद प्रयागराज आ जाता है जिसको संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, और अमरूद नगरी के भी नाम से जाना जाता है आपका प्रयागराज को। अमरोहा ज्योतिबा फूले नगर हो जाता है। बिजनौर को कहा जाता है कटेहर क्षेत्र। मेरठ ये क्रांति नगर कहा जाएगा, जो सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत है 1857 में, ये आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और कैंची नगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंचियाँ फेमस हैं वो आपकी फेमस हैं मेरठ की। अयोध्या की बात करेंगे, ईश्वर का जो नगर है साकेत धाम है, रामनगर जन्मभूमि, ये आपकी हो जाती है सभी अयोध्या में, ठीक है। ये काफ़ी सारे हैं जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। बागपत की बात करेंगे तो टाइगर की भूमि हो जाएगा। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है। सुल्तानपुर कुसमुसपुरा, मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर या पंडो का नगर भी कहा जाता है। बहराइच की बात करेंगे ये आपका सैयद मसूद गाजी नगर हो जाता है। ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है आपका बहराइच को। बुलंदशहर ये आहड़ क्षेत्र हो जाएगा। श्रावस्ती सहेत महेत नगर हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, सहेत महेत नगर कौन सा हो जाता है। अमेठी पूछा जाएगा आपसे, तो ये छत्रपति साहू जी महाराज का नगर हो जाएगा। वाराणसी जो है ये इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ नगरी, घाटों का नगर भी इसको कहा जाता है, और एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा घाटों का नगर किसको कहा जाता है। भदोही ये कालीन सिटी या फिर संत रविदास नगर कहा जाएगा। इटावा हो जाता है आपका चंबल नगर। सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। औरैया को कहा जाता है आपका द लैंड ऑफ
ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है आपका औरैया को। इसके बाद कुछ और है इंपॉर्टेंट है, जैसे अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है, बलरामपुर को देवी पाटन, वहाँ मेला लगता है, शक्तिपीठ है, हाथरस को महामाया नगर कहा जाएगा, गोंडा को जयप्रकाश नगर कहा जाएगा, कासगंज को काशीराम नगर कहा जाता है, कानपुर देहात रमाबाई नगर हो जाता है, कानपुर नगर उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनचेस्टर नगर से। चर्म नगर भी आपका कानपुर हो जाएगा और उद्योग नगर भी आपका हो जाता है कानपुर। मिर्जापुर ये महात्रिकोण नगर हो जाएगा, जालौन हो जाता है पंचनंदा नगर, शामली प्रबुद्ध नगर हो जाएगा, झांसी हो जाता है बुंदेलों की नगरी, ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर ये नोएडा कहा जाएगा या फिर इसको ग्रेटर नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध नगरी किसको कहा जाएगा, तो बुद्ध नगरी आपका सिद्धार्थ नगर को कहा जाता है। आगरा ये ताज नगरी पेठा नगरी हो जाएगा, बस्ती को वैशिष्टि नगर कहा जाएगा, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या फिर चूड़ी नगर कहा जाता है, संत कबीर नगर हो जाता है आपका खलीलाबाद, मैनपुरी ये आपका हो जाता है कर्पूरी नगर, और इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो गोरखपुर आ जाएगा, ये कहा जाता है गोरखनाथ का जो गोरखधाम कहा जाएगा, नाथनगर या फिर गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है, ठीक है। गीता प्रेस आपकी हो जाती है गोरखपुर में। इसके बाद आपका हापुड़, इसको पंचशील नगर के नाम से जाना जाता है, और मिनी जलियावाला बाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ललितपुर देवनगर हो जाएगा, संबल हो जाता है भीमनगर, हमीरपुर जोजाक भुक्ति क्षेत्र हो जाता है, और इसके बाद आपका हो जाता है महोबा महोत्सव नगर, फरुखाबाद ये पांचाल हो जाएगा, बांदा को बुंदेलखंड, और अम्बेडकर नगर हो जाता है आपका सीमाई कारीमत नगर, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कुशीनगर है, ये महापरिनिर्वाण दिवस हो जाता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का। इसके बाद आ जाते हैं आपके जो उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख क्षेत्र हैं। नदियों के किनारे प्रमुख क्षेत्र ये आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा की। तो गंगा के किनारे हो जाते हैं आपके कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर। ये सभी जो है आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है बिठूर, कानपुर पूछा जाता है, वाराणसी पूछा जाता है, एक आपका पूछ लिया जाता है इनमें से कन्नौज, ठीक है। ये आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इनमें से कौन है जो गंगा के किनारे पर स्थित है। यमुना के किनारे पर स्थित कौन सा है, तो मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर और कौशाम्बी, हमीरपुर, ये हो जाते हैं आपके यमुना के किनारे। गोमती के किनारे स्थित हो जाएगा आपका लखनऊ, ये आपसे पूछा जाता है। जौनपुर हो जाएगा पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ठीक है। ये सभी हो जाते हैं आपके गोमती नदी के किनारे। अब राप्ती की बात करेंगे तो ये भी आपका जो है मैचिंग के लिए दे दिया जाता है। तो गोरखपुर हो जाता है राप्ती नदी के किनारे, देवरिया हो जाता है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये भी सभी जो है राप्ती नदी के किनारे हो जाते हैं। रामगंगा की बात करेंगे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई हो जाते हैं। ये हो जाते हैं सभी रामगंगा के किनारे। इसके बाद आपका आ जाता है सरयू। तो सरयू के किनारे आपका हो जाता है अयोध्या, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हिंडन के किनारे आपके सहारनपुर हो जाएगा, गाजियाबाद और मेरठ हो जाता है, ये हो जाते हैं आपके हिंडन के किनारे। सई नदी के किनारे आपके प्रतापपुर और प्रतापगढ़ और जौनपुर हो जाएंगे। सोन नदी के किनारे आपके हो जाता है सोनभद्र। इसके बाद हमारा बचता है जो आ जाता है हमका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं, ये कौन कौन से हो जाएंगे। तो इनमें सोनभद्र हो जाता है, जो क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में दिखाया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र हो जाता है आपका सोनभद्र का, और ये हो जाता है 2540.29 वर्ग किलोमीटर हो जाता है सोनभद्र में वन क्षेत्र। लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पर आ जाता है, मिर्जापुर तीसरे पर, और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है पीलीभीत। इसके बाद आपका जो सर्वाधिक है वो देख लिया, न्यूनतम भी देखेंगे। तो न्यूनतम में आपका आ जाता है संत रविदास नगर, जो 3.12% केवल वन क्षेत्र हो जाता है आपका रविदास नगर में। इसके बाद मऊ आ जाता है, और इसके बाद आपका आ जाता है मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया, ठीक है। ये इसके बाद जो है फिर आ जाते हैं। सबसे कम आपसे पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा भी आपसे पूछा जाएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो कौन से हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वन का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में ही हो जाएगा, चंदौली में उससे कम हो जाएगा, फिर पीलीभीत तीसरे नंबर पर, और 4 नंबर पर आपका आ जाता है मिर्जापुर, ठीक है। ये सारे जो आंकड़े हैं ये आपको याद रखने, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश हमने की है कि एक वीडियो में आपको पूरी जीके हम कवर करा देंगे जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र में आपके रविदास नगर ये आई जाता है, 0.31% हो जाता है कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। इसके बाद आपका मैनपुरी, देवरिया और बदायूं आ जाते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो टॉप पॉइंट है वो आपका हो जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य से अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी स्थापना आपसे पूछ ली जाती है,
और ये क्षेत्रफल है इनका, और ये जिले हो जाते हैं किस किस जिले में स्थित हो जाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे पुराना जो हो जाएगा वो आपका हो जाता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हो जाती है 1957 में। 78 वर्ग किलोमीटर का इसका हो जाता है क्षेत्रफल। जिला हो जाता है इसका चंदौली। किशनपुर की बात करेंगे, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हो जाती है 1972 में। और इसकी जो जिले हैं वो हो जाते हैं लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर। इसके बाद आपका कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1976 में इसकी स्थापना हो जाती है और बहराइच जो है इसका जिला हो जाता है। रानीपुर वन्य अभ्यारण्य ये आपका हो जाता है 1977 में स्थापना, और बांदा और चित्रकूट में ये हो जाता है आपका संयुक्त रूप से। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका हो जाता है 1977 में इसकी स्थापना हो जाती है, और ललितपुर जिले में हो जाता है ये। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में इसकी स्थापना हो जाती है, और ये हो जाता है आपका आगरा और इटावा में। इसके बाद बात करेंगे जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपका हो जाता है 1982 में, और ये आपका हो जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी जो स्थापना है 1986 में हो जाती है, और ये इसका जो क्षेत्र है सबसे बड़ा ये माना जाता है, ठीक है। 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है, और ये फैला हुआ है मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बिजनौर में, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद तक जो है ये फैला हुआ है। इसके बाद आपका हो जाता है जो सुहागी बरवा है, ये आपका हो जाता है स्थापना 1987 में, और महाराजगंज में जो है ये फैला हुआ है। सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में स्थापना हो जाती है, और श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में जो है ये होता है। कछवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका वाराणसी में हो जाता है, और ये आपका हो जाता है 1989 ईस्वी में। इसके बाद जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल से आपका क्या क्या पूछा जाता है, तो 10 रामसर स्थल हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रामसर स्थल का जो नाम है वो आपका दिया गया है ऊपरी गंगा नदी, ये हो जाता है ब्रज घाट से नरोरा तक, और ये हो जाता है आपका 2005 में बन जाता है ये रामसर स्थल। इसके बाद आपका आ जाता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, 2019 में ये बन जाता है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। इसके बाद आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, और ये हो जाता है समन या फिर समान पक्षी अभ्यारण्य। 6 नंबर पर आपका आ जाता है जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। सरसई अभ्यारण्य 7 नंबर पर आ जाता है। 8 पर आपका आ जाता है हैदरपुर वेटलैंड, और 9 नंबर पर आपका आ जाता है जो 2022 में ही बना है, तो ये बना है आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद आपका सूर सरोवर झील आ जाती है, ये भी आपकी हो जाती है रामसर साइट। टोटल आपसे पूछी जाएगी तो टोटल आपके 10 रामसर साइट हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में आपकी हो जाती है टोटल 80। 5 जो हैं ये अभी बनी है फरवरी 2024 में, ठीक है। और अगर आपने रामसर साइट की कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको रामसर साइट से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे हैं कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे हो जाता है आपका 165 किलोमीटर का। ग्रेटर नोएडा ये लगभग 25 किलोमीटर का हो जाता है, ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक हो जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का हो जाता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो जाता है ये 96 किलोमीटर। ये लगभग में सभी जो है दी गई है आपकी लंबाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर हो जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये हो जाता है आपका 296 किलोमीटर का। कुल संचालित जो आपके एक्सप्रेसवे हैं ये हो जाते हैं 1225 किलोमीटर के, और इसमें कुछ निर्माणाधीन है, ठीक है। ये भी आपको देख लेना कौन कौन से हो जाते हैं निर्माणाधीन। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, यह लगभग जो है 91 किलोमीटर का हो जाता है, ये निर्माणाधीन है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर का हो जाता है, ये भी अभी निर्माणाधीन हो जाता है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है। और दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे ये हो जाता है आपका 210 किलोमीटर का, ये भी आपकी हो जाती है निर्माणाधीन। गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर का ये हो जाता है निर्माणाधीन। इसके बाद कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं, देख लेते हैं। ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये आपका मोसी हवाई अड्डा इसको कहा जाता है, ये आपका हो जाता है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। ये मैचिंग करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है केवल मैचिंग के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हवाई अड्डों से।
चकेरी की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है कानपुर में। बामरोली प्रयागराज में हो जाता है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में हो जाता है। हिंडन वायु सेना जो केंद्र है ये आपका हो जाता है गाजियाबाद में। इसके बाद आपका है सरसावा जो वायु केंद्र है, ये आपका हो जाता है सहारनपुर में। झांसी हो जाता है आपका झांसी में। ताज जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बन रहा है आपका ग्रेटर नोएडा में। और कल्याणपुर की बात करेंगे, कानपुर में हो जाएगा। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। रायबरेली हवाई अड्डा जो पुरसदगंज में है, ये आपका हो जाता है रायबरेली में। इसके बाद हो जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपका हो जाता है मेरठ में। तो चलिए दोस्तों, यह आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।